आज कक्षा 12वीं इकाई 7 आनुवंशिकी एवं विकास के अंतर्गत हम लोग अध्याय 6 में वंशागति के आणविक आधार के टॉपिक डीएनए का द्विगुणन का अध्ययन करेंगे, जिसमें डीएनए का द्विगुणन, आपको ये बात सबसे पहले मालूम है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ वायरस को छोड़कर जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिनको रेट्रोवायरस कहते हैं, बाकी सभी का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो न्यूक्लिक अम्ल की श्रेणी में आता है। 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिनकी खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने किया है, ये आप जानकारी ले चुके हैं। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन डीएनए जो है ये ज्यादा स्टेबल यानी स्थायी होता है, तो ज्यादा जंतुओं में, विकसित जंतु में आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है और इसकी स्टेबिलिटी निर्भर करती है इसके इस गुण पर जिसका नाम है डीएनए का द्विगुणन। तो डीएनए में द्विगुणन का होना उसका एक प्रमुख गुण है। तो डीएनए का द्विगुणन क्यों आवश्यक है, पहले हम लोग ये सोचें कि डीएनए का द्विगुणन क्यों आवश्यक है। जैसे जब भी कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका में केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ। तो ये जो डीएनए है, जब इस कोशिका ये विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिनको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं, तो दोनों में इस केंद्रक का आधा आधा भाग चला जाता है और ये दोनों केंद्रक बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो 100% डीएनए था वो दोनों कोशिकाओं में 50-50% पहुंच चुका है। ठीक, अब इसके बाद जब तक ये 50% डीएनए का 50% पार्ट जब तक अपने 50 को 100 नहीं करेगा, तब तक वो फिर से कोशिका विभाजित नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये 50% से 100% होगा, उसके बाद ही ये कोशिका विभाजन करेगा, तब ये यहां पर बना रहेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि 50 के बाद फिर वो 25 होगा, 25 के बाद वो धीरे धीरे कम होकर आनुवंशिक पदार्थ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हर कोशिका विभाजन के बाद एक ग्रोथ फेज आती है, आपने सुना होगा। तो उस ग्रोथ फेज में डीएनए अपने 50% को पहले 100% में चेंज कर लेता है। तो 50 से 100% कैसे होगा? इसी घटना के द्वारा होगा जिसका नाम है डीएनए का द्विगुणन। तो डीएनए का द्विगुणन जो है ये इसलिए जरूरी है कि ये अब इसके बाद जब ये 100% डीएनए अपने आप को द्विगुणन से कर लेता है, उसके बाद ये कोशिका फिर से विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए हर विभाजन, एक विभाजन के बीच में ग्रोथ आती है और उस ग्रोथ में हम लोग उस ग्रोथ को इंटरफेज भी कहते हैं। इंटरफेज या ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था। इस ग्रोथ फेज में ये दोनों फेज किसकी होती हैं, विभाजन वाली और वृद्धि प्रावस्था, ये होती है कोशिका चक्र की। तो कोशिका चक्र की ग्रोथ अवस्था में 3 अवस्थाएं होती हैं, G1, S और G2। ये G1, S और G2 में जो S उप अवस्था होती है, उसी में डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशन, जो एक अनिवार्य क्रिया है। इसी के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण, माँ बाप के लक्षण बच्चों में जा रहे हैं, क्योंकि लगातार डीएनए जब माँ बाप से बच्चों में पहुंचता है लक्षणों को लेकर, क्रोमोसोम के रूप में, गुणसूत्र के रूप में, तब ये बार बार जब भी इसकी संख्या कम होती है तो ये द्विगुणन के द्वारा ही अपनी संख्या को डबल कर लेता है। इसलिए इसका स्थायित्व हर कोशिका में बना रहता है, इसका अमाउंट भी हर कोशिका में निश्चित बना रहता है। तो हम देखते हैं कि रिप्लिकेशन एक अनिवार्य क्रिया है जो डीएनए में पाई जाती है, हमारे आनुवंशिक पदार्थ में पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रिप्लिकेशन की जो विधि है या डीएनए के द्विगुणन की विधियां हैं, ये कितने प्रकार की हो सकती हैं ये विधियां? वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया, उसके पश्चात 3 विधियों के बारे में पता चला, जिसके बारे में बताने वाले मुख्य वैज्ञानिक हैं डेल ब्रुक। डेल ब्रुक नाम के साइंटिस्ट ने इस पर कार्य किया और डीएनए की 3 विधियां, डीएनए के द्विगुणन की 3 विधियों को बताया। इन 3 विधियों में हम यहाँ देखते हैं कि डीएनए का द्विगुणन जो है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहली विधि का नाम है, द्विगुणन की विधि का सबसे पहली विधि का नाम है कंजर्वेटिव मेथड।
कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड यानी संरक्षी विधि। ठीक, तो संरक्षी विधि में डीएनए कैसे कार्य करेगा हम देखते हैं। इसमें एक पुराना डीएनए है, मान के चलो ये एक पुराना डीएनए है, डबल हेलिकल, आपने देखा होगा डीएनए डबल हेलिकल होता है। इसके दोनों धागे पुराने हैं, जिसको मैंने आपको एक कलर से बता दिया। अब ये जो है ये नए डीएनए को फॉर्म करेगा, जिसके दोनों धागे नए होंगे, जिसके दोनों धागे नए होंगे। तो देखिए इसको मैं येलो कलर से आपको बता रहा हूं, यानी कि इस पुराने डीएनए से जो नया डीएनए बना है, जिसके दोनों धागे कैसे बने हैं, नए येलो कलर के, और पहले कैसे थे, ये इस कलर के थे। तो इस प्रकार से इसके दोनों धागों में नए धागों का निर्माण होता है, पूरा का पूरा नया डीएनए। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। ठीक, इसके बाद आती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को समझते हैं हम लोग। इसके बाद सेमी कंजर्वेटिव मेथड यहां बाजू में ही बता देते हैं आपको। सबसे पहले दूसरी विधि सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि वो इसी से जुड़ी हुई है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव को हम लोग कंजर्वेटिव के साथ ही पढ़ेंगे। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में एक पुराना डीएनए, ओल्ड डीएनए जो होता है, जैसे कि हमने इस कलर का बनाया था, उसी प्रकार से मैं एक पुराना डीएनए बनाता हूं। ये हो गया पुराना डीएनए इस प्रकार का, जिसके दोनों धागे मान के चलो पुराने हैं। जब ये नए डीएनए को फॉर्म करेगा, जब ये नए डीएनए को फॉर्म करेगा, तो हम देखेंगे कि इसका एक धागा, पहले इसके दोनों धागे खुलेंगे। ये दो धागे, एक 5-3 कॉन्फ़िगरेशन का और एक 3-5, दोनों धागे पहले एक दूसरे से अलग होंगे, और दोनों धागे अपने लिए एक एक नए धागे का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि जो नया बना डीएनए है, वो नया बना डीएनए जो है वो पूरा नया नहीं है, उसका एक धागा नया है और एक धागा कैसा है, पुराना। इसलिए इस विधि का नाम संरक्षी नहीं है, अर्ध संरक्षी विधि होगी। ठीक, इसके बाद तीसरी विधि जो है, ये पहली विधि के बारे में डेल ग्रुप ने बताया। इसके बाद एक और विधि के बारे में भी डेल ग्रुप ने बताया, जिसका नाम है डिस्पर्सिव मेथड। तो हम यहां देख रहे हैं कि कितने तरीके से डीएनए का द्विगुणन हो सकता है। तो डिस्पर्सिव मेथड जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि एक कंप्लीट पुराना डीएनए है, जिसको मैं ये बता रहा हूं आपको, ये पुराना डीएनए है। ठीक, ये सेलुलर पोल में, कोशिका में, इसके पूरे कंटेंट न्यूक्लियोटाइड टूट, आपको मालूम होगा कि डीएनए कैसे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक, और न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड से। और न्यूक्लियोसाइड जो है वो कैसे मिलकर बने होते हैं, बेस पेयर और शुगर से। ठीक, शुगर अगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए बनेगा, और अगर राइबोज है तो आरएनए। फिलहाल हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं। तो ये जो डीएनए है एक ओल्ड डीएनए है, इसके सभी न्यूक्लियोटाइड ब्रेक हो जाते हैं, और वो ब्रेक होकर जब फिर से नए न्यूक्लियोटाइड का फॉर्म करते हैं, तो उसमें वो नए टुकड़ों को भी शामिल करके और आकार में बड़े हो जाते हैं। ये देखिए, यानी कि हम इसमें कोई भी एक धागे को ओल्ड नहीं बोल सकते और कोई भी एक धागे को न्यू नहीं बोल सकते। दोनों ही धागों में नए टुकड़े भी लगे हुए हैं और दोनों ही धागों में पुराने टुकड़े भी लगे हुए हैं। तो कोई भी टुकड़ा नया नहीं है और कोई भी टुकड़ा पुराना नहीं है, यानी डीएनए का पूरा टूटकर नीचे गिरकर अपने गैप में, अपने गैप वाले पोर्शन में नए टुकड़ों के साथ, यानी नए टुकड़े मीन्स न्यूक्लियोटाइड जिनसे मिलकर बना होता है डीएनए, के साथ अटैच होके फिर से तैयार हो जाना डिस्पर्सिव मेथड कहलाती है। ठीक, केवल ये अर्ध संरक्षी विधि यानी सेमी कंजर्वेटिव मेथड को बताने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो है वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, क्योंकि इन्होंने डीएनए का ये डबल हेलिकल मॉडल जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये डबल हेलिकल मॉडल यही सोच के दिया था कि इससे डीएनए की संरचना को भी समझाया जा सकता है और साथ ही साथ डीएनए के द्वारा होने वाला द्विगुणन को भी आसानी से इसी चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। और इसकी पुष्टि करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है मैसलसन एवं स्टॉल, मैसलसन एंड स्टॉल। तो मैसलसन एवं स्टॉल ने इसकी प्रयोग से पुष्टि भी किया है, जिनका प्रयोग 1958 में हुआ है
इस प्रकार से। तो 1958 में इन्होंने इसको प्रूव भी किया कि वास्तव में डीएनए का रेप्लिकेशन केवल इस विधि से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले हमारे अगले टॉपिक की ओर जाते हैं कि हमको विधि पता चल गई कि डीएनए का जो द्विगुणन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। अब ये प्रूफ हो चुका है ना। अब हम इसकी क्रिया विधि में चलते हैं, और क्रिया विधि में चलने के पहले हम इस डीएनए द्विगुणन में लगने वाले कितने एंजाइम्स, क्योंकि डीएनए का निर्माण करना है, डीएनए से डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है, द्विगुणन। तो डीएनए द्विगुणन में पुनरावृत्ति से संबंधित कितने एंजाइम होते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है। तो डीएनए पुनरावृत्ति से संबंधित एंजाइम में सबसे पहले हमको डीएनए के दोनों हेलिकल को अलग करना पड़ता है, और डीएनए के दोनों हेलिकल को अलग करना आसान होता है, क्योंकि डीएनए को अगर 90 डिग्री पे गर्म भी कर देंगे तो उसके दोनों हेलिकल अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों काय से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है। तो यहां सबसे पहले हम लोग एक एंजाइम का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमको सभी एंजाइम के बारे में बात करना है ना। डीएनए हेलिकेज, ये डीएनए हेलिकेज ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को अनवाइंडिंग का मतलब उसकी दोनों कॉइल को खोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेलिकेज, है ना। ठीक, इसके बाद पहला एंजाइम यही हो गया। दूसरा टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज जो है वो डीएनए की बाइंडिंग को, केवल उसके टेंशन को, उसको ढीला करने का कार्य करता है। तो टोपोआइसोमरेज की सहायता से पहले अनवाइंडिंग को ढीला किया जाएगा, उसके टेंशन को कम किया जाएगा, टेंशन को कम करने का कार्य करेगा, जबकि ये अनवाइंडिंग करेगा डीएनए हेलिकेज। ठीक, इसके बाद कुछ प्रोटीन भी होती है इसमें हेल्प करने के लिए, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, केवल एंजाइम के बारे में। डीएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को बोलते हैं डीएनएपी। वास्तव में इसका पूरा नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्यों है ऐसा नाम पॉलीमरेज? क्योंकि डीएनए पॉलीमराइजेशन से बनता है। किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? किसका बहुलक है डीएनए? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो वो देखिए डीएनएपी, डीएनए पॉलीमरेज इसका पूरा नाम है ना। ठीक, इसके बाद हमको और भी एंजाइम लग सकता है। एक एंजाइम हमको ये भी लग सकता है जो आरएनए प्राइमर को बनाएगा, तो उसका नाम है प्राइमेज। ये प्राइमर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ठीक, और एक और एंजाइम लाइगेज, जो ओकाजाकी सेगमेंट को जोड़ने का काम करेगा। लाइगेज, ये लाइगेज एंजाइम जो है डीएनए को डीएनए से जोड़ने का, ये प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमर एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है जो डीएनए में बेस पेयर को जुड़ने के सीक्वेंस को बताने का कार्य करता है, सांचे का कार्य करता है। और लाइगेज जो है वो डीएनए को डीएनए से जोड़ता है, गैप को सील करता है। ये गैप को सील्ड करेगा और उसको चिपका देगा। तो ये पूरे कितने इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं, जिसके बाद हम इसकी क्रिया विधि को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब आगे हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार चालू होती है। तो डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि अब हम यहां से चालू कर रहे हैं, जिसके लिए पहले से ही मैंने देखिए पॉइंट लिखकर रखा हुआ है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण, क्योंकि दूसरा समारंभ बिंदु का निर्माण, तीसरा आरएनए प्राइमर का निर्माण, ये भी जरूरी है, डीएनए की नई श्रृंखला का बनना, और फिर ओकाजाकी खंडों का जुड़ना। डीएनए हम स्टार्ट करते हैं डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि। तो डीएनए की द्विगुणन की क्रिया विधि में हमने कुछ पॉइंट, प्रमुख बिंदुओं को यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण, फिर समारंभ बिंदु का निर्माण, जहां से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसको समारंभ बिंदु कहा जाता है। आरएनए प्राइमर सांचे के लिए कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड, कौन सा बेस पेयर किससे जुड़ेगा। उसके बाद डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण, ओकाजाकी खंडों का जुड़ना, जो कि अभी बताया था लाइगेज की मदद से होगा। और डीएनए रिपेयर एवं प्रूफ रीडिंग का मतलब है बाद में डीएनए को चेक करने की प्रक्रिया, जिसमें अगर कोई भी जो मिसमैचिंग हो जाती है उसको वो खुद चेक करके, जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक क्रम होते हैं उनको एक बार वो पीछे की तरफ जाकर डीएनए पॉलीमरेज पूरे चेक कर लेता है, तो प्रूफ रीडिंग या रिपेयरिंग हो जाती है। इन सबको हमको क्रम से पढ़ना है, जिसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड
है ना, जिनको हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है का मतलब हुआ कि आपको मालूम है डीएनए को बनाने के लिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी का पॉलीमर होता है डीएनए। तो इसलिए इनका सबसे पहले सक्रियण, तो जितने भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं सेलुलर पोल में। ये सेलुलर पोल में ये न्यूक्लियोटाइड एटीपी के साथ कनेक्ट होकर एक्टिव हो जाते हैं, वो कहलाता है इनका सक्रियण। क्योंकि अब इनको जुड़ना है, अब इनको डीएनए पॉलीमरेज की मदद से जुड़ना है और डीएनए की कॉपी बनाना है, डीएनए का द्विगुणन करना है, उसकी मात्रा बढ़ाना है। इसलिए ये सबसे पहले सक्रिय होते हैं और सक्रिय करने के लिए हमारे शरीर एक ही एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी में पाई जाती है, वो है एटीपी। सक्रियता ऊर्जा से ही आती है। ठीक, इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं समारंभ बिंदु का निर्माण। अब ये समारंभ बिंदु क्या होता है? हम जिस प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं उसका नाम है डीएनए का द्विगुणन, और डीएनए का द्विगुणन जिस बिंदु से स्टार्ट होगा उसे हम बोलते हैं समारंभ बिंदु। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीएनए फोर्क। देखिए यहां पर ये जो डीएनए है, यहां पर डीएनए के ये हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए कंप्लीट, ये 5 टुकड़ा है इसका और ये 3 वाला है। तो अगर ये 5, अब ये डीएनए कंप्लीट है, हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट है। अगर इस डीएनए का ये भाग सबसे पहले समारंभ बिंदु का कार्य करता है, जिसको हम लोग इनिशिएशन पॉइंट बोलेंगे, समारंभ बिंदु, यहां से द्विगुणन की प्रक्रिया चालू होती है, इनिशिएशन पॉइंट। तो ये इनिशिएशन पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं। यूकैरियोट में तो बहुत सारे होते हैं और प्रोकैरियोट में कम होते हैं। हम लोग द्विगुणन प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट में द्विगुणन की पूरी प्रक्रिया ज्ञात है पहले से वैज्ञानिकों द्वारा, इसलिए हम लोग प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट में मान के चलिए ये इनिशिएशन पॉइंट है। तो इस इनिशिएशन पॉइंट के बाद डीएनए जो है वो खुलेगा। इसको खुलने के लिए यहां पर आपको मालूम है कुछ एंजाइम मदद करेंगे, जिसका नाम है डीएनए गाइरेज और हेलिक्स डी स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन, हेलिक्स डी स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, समारंभ बिंदु के बिल्कुल पास में। ये समारंभ बिंदु है जहां से ये प्रक्रिया चालू होने वाली द्विगुणन की, उसके बिल्कुल पास में हेलिक्स डी स्टेबलाइजिंग प्रोटीन के साथ साथ डीएनए गाइरेज एंजाइम है। ये हेलिक्स डी स्टेबलाइजिंग का मतलब ये हेलिक्स स्टेबल है, इसको डिस्टेबल करने का मतलब क्या है? इसको खोलना। ठीक, तो इसके दोनों धागों को अलग करेगा और ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम है। टोपो आइसोमरेज एंजाइम इसकी बॉन्डिंग को ढीला करने का काम करता है, टोपो आइसोमरेज। ठीक, तो टोपो आइसोमरेज भी है यहाँ पर, हेलिकेज भी है। ये सब की मदद से हम देखते हैं कि यहाँ पर डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से इस प्रकार अलग हो जाते हैं और बन जाता है डीएनए फोर्क। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डीएनए फोर्क। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये देखिए ये अधूरे रह गए क्योंकि इसका बॉन्डिंग इनके साथ थी, ये अब ये अधूरे रह चुके हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यानी पूरक जो है वो दूसरी तरफ जा चुका है। एक धागा जो 5 था वो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा और एक 3 वाला, तो उसको यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। ये भी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, 5-3 और 3-5 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि ये डीएनए में किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं समारंभ बिंदु का निर्माण भी हो गया। अब हमारा अगला पॉइंट है आरएनए प्राइमर का निर्माण। ठीक, अब आप यहाँ देखिए कि ये जो 5-3 है, इस पर अगर हमको यहाँ नीचे से बनाना है डीएनए, नया डीएनए बनाना है, तो नया डीएनए बनाना है, इस डीएनए को अपनी कॉपी बनाना है, जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विगुणन। तो वो होगा 5-3, यहां से 5 और ऊपर जाके 3। लेकिन यहां पर हमको एक आरएनए का टुकड़ा लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए प्राइमर। वो आरएनए प्राइमर जैसे यहाँ एडेनिन है तो ये बताएगा कि यहां पर किसको जोड़ना पड़ेगा, थाइमिन को, क्योंकि एडेनिन से थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अगर यहाँ साइटोसिन है तो आरएनए का टुकड़ा हमको बताएगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है, ग्वानिन। ठीक, तो यहाँ पर साइटोसिन से ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से और एडेनिन से थाइमिन डबल बॉन्ड से। इस प्रकार ये पूरक क्षार क्रमों को बताने का कार्य करता है। लेकिन इसको जोड़ने के लिए
और नए डीएनए के खंड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनएपी एंजाइम। तो यहां पर डीएनएपी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऊपर की तरफ गति करता है और ऊपर की तरफ चलते हुए ये ऊपर की तरफ चलते जा रहा है और चलते चलते ये डीएनए को पूरा बना डालता है। अगर इसके लिए एक ही चीज जरूरी है, केवल टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर बदलने पर ये अपनी प्रक्रिया को रोक देता है। तो जिस प्रकार ये बनाता है तो ये 5'3" वाले टुकड़े को तो पूरा कंटिन्यू बना लेता है। देखिए 5 से यहाँ पहुंच गए हम लोग 3 तक, पूरा कंटिन्यू, और पूरे बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये एक बार यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और पहुंचने के बाद ये डीएनएपी अपनी जगह से हटता है। यानी पूरी चैन को बनाने के बाद, पूरी नई श्रृंखला को बनाने के बाद यहाँ पर डीएनएपी अपने स्थान से हटता है। आरएनए प्राइमर की मदद से इसने 5'3" नाम का नया धागा इसके लिए निर्माण कर लिया। और आपको मालूम है, हमने पहले ही कहा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि से होगा। और अर्ध संरक्षी विधि का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्ध संरक्षी विधि जो है वो उसमें एक धागा पुराना है और उसके लिए यहाँ पर एक धागा कैसा बन रहा है, नया बन रहा है। ठीक, तो अर्ध संरक्षी विधि से ये यहाँ पर एक नया धागा बन चुका है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि ये वाला जो धागा है जिसमें इसके लिए जो नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, पूरक बनेगा, वो होगा 3-5, क्योंकि वो यहां से जाएगा ऐसा ऊपर से नीचे की ओर चलेगा वो। ठीक, तो जो बनने वाला, क्योंकि ये वाला 3-5 है ना। ठीक, यहां से कैसा है वो 3-5 है, तो यहां से जो हम लोग बनाएंगे वो 5-3 तो रहेगा, लेकिन जिसमें बन रहा है वो क्या कहलाएगी, 3-5। तो 3-5 वाली जो सिरे वाली डीएनए की श्रृंखला है, जो कि जिसके लिए अभी हमको नया डीएनए का चैन बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री चैन बनाना है, जिसको हम लोग द्विगुणन की प्रक्रिया बोलते हैं, वो आसानी से नहीं हो पाता। सबसे पहले यहाँ पर जब डीएनएपी चलता है तो डीएनएपी का या तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण ये अब आरएनए प्राइमर की मदद से ये आगे बढ़ता है। जैसे ही ये कुछ दूर तक आगे बढ़ता है ऐसा, तो डीएनएपी अपने स्थान से हट जाता है। अपने स्थान से जब डीएनएपी हट जाता है तो ये डीएनएपी यहाँ तक ही एक टुकड़ा बना पाता है डीएनए का। उसके बाद फिर से वो उसको कनेक्ट किया जाता है, फिर ये कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद फिर वो यहाँ पर आरएनए प्राइमर की फिर आवश्यकता होती है और फिर उसके बाद फिर से ये डीएनएपी अपने स्थान से हट जाता है। तो ये वाली चैन कंटिन्यू नहीं बन पाती, ये 2 या 3 टुकड़ों में कंप्लीट हो पाती, जैसा कि आप देख रहे हैं। जबकि ये चैन में लगातार डीएनएपी ने, यानी डीएनए पॉलीमरेज डीएनएपी ने कंटिन्यू काम किया था बिना किसी अवरोध के, लेकिन यहाँ पर बार बार अवरोध उत्पन्न होने के कारण वो 3 टुकड़ों में डीएनए के नए स्ट्रैंड को बना पाता है, जो 3-5 वाली चैन होती है उसमें, जिनको कहा जाता है ओकाजाकी सेगमेंट। ओकाजाकी सेगमेंट। इन ओकाजाकी सेगमेंट को हम लोग जो है, ये ओकाजाकी सेगमेंट क्यों बने, ये डीएनए के टुकड़े हैं, इनके बीच के गैप को सील करने के लिए, इनके बीच के इस गैप को सील करने के लिए यहाँ पर हमको एक एंजाइम लगेगा, जिसको मैंने पहले ही बता दिया था आपको, डीएनए लाइगेज। तब जाकर डीएनए लाइगेज के जाकर ओकाजाकी सेगमेंट कनेक्ट होंगे, तब ये धागा पूरा होगा। तो बच्चों हमने देखा कि एक 5'3" वाला धागा जो है, न्यू धागा, वो बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन 3-5 स्ट्रैंड में जब हम लोग धागा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो धागा जो है वो 3 टुकड़ों में बनता है, जिनको हम लोग ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं, और हम उसको फिर जोड़ते भी हैं लाइगेज की मदद से, फिर जाकर ये पूरा होता है। तो ये वाली जो डीएनए की ब्रांच है, जिससे एक नया धागा बन रहा है अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा, तो ये जल्दी बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने कंटिन्यूअस काम किया बिना किसी अवरोध के। जबकि ये वाली ब्रांच जो है डीएनए की, द्विगुणन में लेट हो गई इसकी अपेक्षा, तो इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग, हिंदी में हम लोग बोलेंगे अग्रगामी शाखा या अग्रगामी धागा हो गया ये, और ये हो गया पश्चगामी लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक, तो लीडिंग स्ट्रैंड हो गया और एक लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। इस प्रकार ये प्रक्रिया समाप्त होती है। तो ओकाजाकी खंडों को जोड़ना, उसके बाद डीएनए रिपेयर एवं प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि जब ये
डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है तो कई जगह कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं मिल पाते, तो वो पीछे जाकर फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को क्या कर देता है, चेक करके एक बार सही प्रूफ रीडिंग कर देता है। उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त होती है। तो यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हम लोग ने अब एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि हमने डीएनए का रिप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि से होता है, ये बताने वाले साइंटिस्ट, इसको अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे मेसलसन एवं स्टॉल। मेसलसन एवं स्टॉल ने ये प्रूफ किया कि डीएनए का रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही इसको प्रूफ किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट से उसका नाम है मेसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने कब दिया था, 1958 में। ठीक, 1958 में मेसलसन एवं स्टॉल ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक, इसमें कैसे पता लगाएंगे, इन्होंने क्या किया, इकोलाई, इस्चीरिया कोलाई, इकोलाई एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को इन्होंने कौन से कल्चर में तैयार किया, तो कौन से कल्चर में तैयार किया, उन्होंने इनको इस कल्चर में तैयार किया जिसमें N15 यानी नाइट्रोजन का बोलना चाहिए आइसोटोप, नाइट्रोजन का आइसोटोप वर्क करता है। तो नाइट्रोजन का आइसोटोप जो है, नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा N714, ये नॉर्मल नाइट्रोजन होती है। अगर इसमें N15 नाइट्रोजन का हम यूज कर रहे हैं तो वो इसका सम स्थानिक है। कैसा है, सम स्थानिक, जिनका आवर्त सारणी में स्थान तो सेम है लेकिन परमाणु भार कैसा है, अलग अलग। तो इन्होंने इकोलाई को ऐसे कल्चर में 3-4 पीढ़ी तक या कई पीढ़ियों तक कल्चर किया और उनको कल्चर होने दिया N15 के मीडियम पर। तो इसमें पाया जाने वाला डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, इसमें पाए जाने वाले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है, उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन N15 वाली नाइट्रोजन हो गई। ठीक, N15 वाली नाइट्रोजन इकोलाई के डीएनए के दोनों धागों में पाई जा रही है, 5-3 में भी और 3-5 में भी। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, मेसलसन एवं स्टॉल ने इनको एकदम से इनके कल्चर को चेंज कर दिया और इनके कल्चर को उन्होंने N14 नाइट्रोजन वाले कल्चर में शामिल कर दिया। ठीक, तो जैसी N14 में शामिल किया और इनको रिप्लिकेट होने दिया इकोलाई के डीएनए को, तो जब रिप्लिकेशन हुआ और वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हुआ, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हुआ, चूंकि पहले जो डीएनए थे उनमें सब में दोनों धागों में N15 थी, N15 वाली नाइट्रोजन से वो बने हुए थे, और जैसी N14 कल्चर में उनको डाला गया, चूंकि अर्ध संरक्षी विधि में दोनों धागे नए बनते ही नहीं है, एक धागा पुराना रहता है और एक धागा नया रहता है, इसलिए जो डीएनए प्राप्त हुआ उस डीएनए का जब इन्होंने रेडियोग्राफी करके देखा तब उन्होंने देखा कि एक डीएनए में N14 मिल रही है और एक डीएनए में N15 वाली नाइट्रोजन है, जिससे सिद्ध हुआ कि डीएनए के दोनों धागे कभी भी नए नहीं बनते, डीएनए का केवल एक धागा नया बनता है और एक धागा पुराना ही रहता है, जिसे अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इसी यूनिट का और इसी अध्याय का वंशागतिकी के आणविक आधार का डीएनए पैकेजिंग। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों है। डीएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए का एक निश्चित लंबाई का सेगमेंट जीन कहलाता है, जो कम से कम एक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना होता है, तो वो किसके माध्यम से जाता है, गुणसूत्र के माध्यम से। गुणसूत्र जिसको 1888 में वॉल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का इस्तेमाल किया था, तो डीएनए गुणसूत्र के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब भी हम किसी कोशिका को देखते हैं तो उस कोशिका में देखते हैं हम कि
जो केंद्रक होता है उसमें पूरा क्रोमेटिक नेटवर्क ऐसा जाल दिखाई देता है, ठीक। लेकिन जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो उस समय कोशिका का केंद्रक जो होता है वो बदल जाता है। उसमें हमको उसके केंद्रक में कुछ पैकेट्स दिखाई देने लगते हैं, ऐसे छोटे छोटे डीएनए के पैकेट, ये ऐसे, जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। जिनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। तो ऐसा क्या हुआ कि डीएनए जो कि एक खुले हुए जाल के समान था, हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक मॉलिक्यूल होता है, एक धागे के समान, लंबे धागे के समान, जो पैक हो गया छोटे छोटे पैकेट्स में, उन्हीं पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। यहां गुणसूत्र बन चुके हैं, ठीक, ये बन गए गुणसूत्र, ठीक। तो गुणसूत्र बन गए, और जबकि यहां क्रोमेटिन क्या था? जाल, ठीक। तो इस जाल से यहां पर गुणसूत्र का निर्माण होना ही डीएनए पैकेजिंग है। तो डीएनए पैकेजिंग में ऐसा क्या हुआ? तो डीएनए पैकेजिंग में की आवश्यकता क्यों पड़ती? जब भी डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना रहता है तो डीएनए की पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है, और हम डीएनए को काय में बदल देते हैं? गुणसूत्र में, ठीक। तो गुणसूत्र क्या हुए? डीएनए के पैकेट, जिसमें खूब लंबा हाई मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल यानी डीएनए पैक होकर एक छोटे से पैकेट में आ जाता है। और ऐसे पैकेट्स की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 46, जो 23 दो पेयर में कार्य करते हैं। तो डीएनए के पैकेट होते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ठीक। तो जब इनको अगली पीढ़ी में जाना है, इसलिए डीएनए की क्या हो गई? पैकिंग। तो सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग का महत्व आपको समझ में आ गया। और डीएनए की पैकेजिंग क्यों की जाती है? ताकि अगली पीढ़ी में जाए क्रोमोसोम, अगली पीढ़ी में करेक्टर को, डीएनए को और आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने वाली इकाई होती है, उसके चारों तरफ पेलिकल का आवरण होता है, ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको सुरक्षित पहुंचाया जा सके, ठीक। इसलिए डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि डीएनए की जो पैकेजिंग है ना, वो 2 चरणों में होती है। सबसे पहला डीएनए की पैकेजिंग के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल है। न्यूक्लियोसोम मॉडल कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने 1974 में दिया था। उन्होंने बताया कि ये डीएनए पैकेजिंग का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप। और दूसरा सोलेनाइड मॉडल जो एरॉन क्लब ने दिया था 1977 में, ये डीएनए पैकेजिंग का दूसरा चरण है। तो हम लोग 2 स्टेप में डीएनए की पैकेजिंग पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो अगर हम न्यूक्लियोसोम के पीछे जो सोम लगा रहे हैं, जो क्रोमोसोम के पीछे लगा हुआ रहता है, SOME सोम, वही सोम है, उसी के कारण लगा होता है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम के निर्माण की इकाई है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर ही क्रोमोसोम बनाएंगे, और क्रोमोसोम तक बनाना ही डीएनए की क्या कहलाएगा? पैकेजिंग, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए न्यूक्लियोसोम मॉडल में हम यहाँ देखते हैं कि कैसे डीएनए पैक होता है। तो आपको सबसे पहले ये बात मालूम है कि जो ये हमारा डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए, ये यूकैरियोटिक डीएनए जो है ये अकेला नहीं रहता, ये बाइंड डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक बेसिक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हिस्टोन। ये हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज होता है, और डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हमारा डीएनए नेकेड डीएनए नहीं है। नेकेड डीएनए किसका होता है? प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है, बिना हिस्टोन के। तो हमारे पास जो हिस्टोन होती है वो 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन जिसके साथ डीएनए बाइंड होता है, ठीक। तो ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए को बाइंड करके उसकी पैकेजिंग को ही हमको समझना है, जिसका पहला चरण कहलाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो वो कैसे होगा? एक लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो सबसे पहले इस हिस्टोन के 4 मॉलिक्यूल H1 को छोड़कर, क्योंकि H1 मजबूती से नहीं जुड़ती, इसलिए H1 को छोड़कर H2A, H2B, H3 और H4 के 8 अणु, यानी H2A, H2B, H3 और H4 के 8 मॉलिक्यूल। 4 तो ये ले लिए, 4 और ले लेते हैं। ये होगा इसके बाजू में एक और, ये भी H2A का एक और हो गया, ये H3 का एक और हो गया, और ये H4 का एक। टोटल हो गए 8, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्टामर। ये बन गया ऑक्टामर या कोर प्रोटीन बन गया, कोर भी बोल सकते हैं इसको, कोर प्रोटीन, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं, इस पर डीएनए को लाते हैं और डीएनए को इस पर
एक कॉइल पूरा और दूसरा कॉइल पूरा होने के पहले ये सीधा हो जाता है, यानी 1.7 कॉइल, पौने 2 कुंडल, 1.7 कॉइल डीएनए को घूमता है और घूमने के बाद ये फिर से सीधा हो जाता है। इसके बाद फिर से यहां पर 8 मॉलिक्यूल होते हैं। H2A, H2B, H2A, H2B, H3 और H4 के। उसके बाद यहां पहुंच के ये फिर से पौने 2 कॉइल घूमेगा और उसके बाद ये सीधा थोड़ी थोड़ी दूर पे इस प्रकार से जो ये स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टामर का, जिसमें 1.7 कॉइल डीएनए का मॉलिक्यूल कॉइल हो जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। लेकिन 2 न्यूक्लियोसोम के बीच के डीएनए, ये बीच के जिसमें 60-70 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनको लिंकर डीएनए क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। और ये लिंकर डीएनए में यहां पर जुड़ी होती है H1, क्योंकि H1 मजबूती से नहीं जुड़ती, इसलिए कोर प्रोटीन में इसको शामिल नहीं किया गया है। कोर प्रोटीन में इसको शामिल नहीं किया गया है। ये अलग से यहां पर जुड़ी हुई है लिंकर डीएनए में H1। ये इस न्यूक्लियोसोम में जाने वाले न्यूक्लियोटाइड और वापस आने वाले न्यूक्लियोटाइड की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करती कौन? H1। तो लिंकर डीएनए में क्या पाई गई? H1। ये दूसरा न्यूक्लियोसोम आ गया। इस प्रकार बार बार न्यूक्लियोसोम का बनने से डीएनए की लंबाई जो है पहले की अपेक्षा कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। डीएनए कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है। देखिए, ये थोड़ी थोड़ी दूर में न्यूक्लियोसोम बन गए हैं, ये इस प्रकार से। अब इस न्यूक्लियोसोम वाले डीएनए को हम फिर से वापस क्वाइल करते हैं, सेकेंड क्वाइल करते हैं, तब जो मॉडल तैयार होता है, ये देखिए फिर से ये पास में इसको मोड़ दिया गया और ये पास पास आ गया, तब ये जो मॉडल तैयार होता है इसको बोला जाता है सोलेनॉइड मॉडल। ठीक, ये बीच बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। इसके बाद इसको सेकेंड पैकिंग किए हमने, ये फर्स्ट चरण था, ये फर्स्ट स्टेप था। अब ये कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप, जिसमें हमने न्यूक्लियोसोम युक्त डीएनए के हेलिकल को, डीएनए के धागे को, जिसकी लंबाई पहले की अपेक्षा आधी से भी कम रह गई थी, उसको मोड़ के अब और छोटी सी जगह में पैक कर दिया है। ठीक, इसके बाद इसके चारों तरफ पेलिकल नाम की झिल्ली, जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो बन जाती है और उसके बाद निर्माण हो जाता है किसका? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम यानी कि वह इकाई जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार ये डीएनए पैकेजिंग की घटना यहां पर कंप्लीट होती है। आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह या सेंट्रल डोग्मा हमारा अगला टॉपिक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आनुवांशिक सूचना किस प्रकार से ट्रांसफर होती है। हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन के कारण होते हैं। जीन अपनी अभिव्यक्ति दिखाता है, उसके कारण होते हैं। जीन किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति दिखाता है वो भी आपको यहाँ दिखेगा। और इंफॉर्मेशन किस प्रकार, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी है। अगर हमारी बॉडी का वाटर निकाल दें तो 70% पार्ट प्रोटीन है और हमारी एक एक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो डीएनए के डायरेक्शन में होती है। ठीक, तो डीएनए के डायरेक्शन में प्रोटीन कैसे बनती है और प्रोटीन कैसा वर्क करती है? हार्मोन प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है, बहुत सारी प्रोटीन हमारी बॉडी में वर्क कर रही है। तो हम देखते हैं कि सूचना का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो यहाँ एक दिशीय प्रवाह को सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं। तो आनुवांशिक सूचना का प्रवाह सेंट्रल डोग्मा भी कहलाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना सकता है। इस प्रकार से अपनी खुद की कॉपी बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्लिकेशन, जो आपने देखा होगा कि हमने भी कुछ देर पहले ही डीएनए के रिप्लिकेशन यानी द्विगुणन की प्रक्रिया पढ़ा। ठीक, उसके बाद डीएनए एमआरएनए को बनाता है। यदि जब भी डीएनए को कोई कार्य करना होता है तो पहले वो एमआरएनए को बनाता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए एमआरएनए को बनाता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं जबकि एमआरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है। ठीक, एमआरएनए को बनाता है और जिसमें पूरी सूचना, जैसा सीक्वेंस डीएनए का होता है
वैसा सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए का होता है, इसलिए उसका नाम मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि उसके पास किसका मैसेज होता है? डीएनए का। फिर उसी मैसेंजर आरएनए, उसी मैसेज के आधार पर एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में एंजाइम हो सकती है, हार्मोन हो सकती है, और ये अलग अलग प्रकार का वर्क करती है। ठीक, तो इस प्रकार डीएनए से सूचना का प्रवाह कहां गया? एमआरएनए के पास, और एमआरएनए ने उसी प्रकार की क्या बनाया? प्रोटीन। अब प्रोटीन वही कार्य करेगी जो कौन चाहता है? डीएनए। अर्थात डीएनए की सूचना अब प्रोटीन के कार्य के रूप में यहां तक जा चुकी होती है, तो इसे कहा जाता है एक दिशीय प्रवाह। इस प्रकार हमारी बॉडी में डीएनए वर्क करता है। ठीक, इसके बाद चक्रीय प्रवाह भी हम लोग पढ़ सकते हैं। चक्रीय प्रवाह में क्या होगा कि हम यहां देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए से आपको मालूम है सबसे पहले बनता है एमआरएनए। एमआरएनए जिसमें डीएनए की पूरी सूचना पूरे बेस पेयर एमआरएनए में जाते हैं। एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, और हम प्रोटीन से फिर से एमआरएनए भी बना सकते हैं। एमआरएनए या केवल आरएनए बना सकते हैं, और एमआरएनए से भी डीएनए बनाया जा सकता है। आरएनए से डीएनए बनाना जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार की सूचना का प्रवाह क्या कहलाता है? चक्रीय प्रवाह कहलाता है। चक्रीय। तो एक बार सूचना का प्रवाह इस प्रकार से भी कार्य करता है, चक्रीय प्रवाह। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं विपरीत प्रवाह। विपरीत प्रवाह जो है वो, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि डीएनए जो है वो अपनी पूरी की पूरी सूचना जब एमआरएनए को देता है, ठीक, एमआरएनए उसी आधार पे क्या बनाता है? प्रोटीन, और प्रोटीन उसी आधार पे हमारी बॉडी में क्या करती है? वर्क करती है, फंक्शन करती है। फंक्शन जो हमारा एक लक्षण बन जाता है। ठीक, लेकिन कभी कभी एमआरएनए से वापस डीएनए बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं कॉपी डीएनए, और चूंकि इस घटना का नाम था ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए एमआरएनए से डीएनए के बनने की प्रक्रिया, जो कि उल्टा प्रवाह हो रहा है, विपरीत प्रवाह, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टेमिन एंड बाल्टीमोर ने की थी। साइंटिस्ट हैं टेमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक, 1975 के आसपास, है ना। और इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को टेमिनिज्म भी कहा जाता है। टेमिनिज्म। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम देखते हैं कि यूकेरियोटिक सेल में स्प्लिट जीन पाई जाती है, यानी ऐसी कंटिन्यूअस डीएनए नहीं रहता, बीच बीच में निरर्थक टुकड़े रहते हैं जो कार्य नहीं करते। ऐसे डीएनए में कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस डीएनए कहलाता है यूकेरियोट का 5' हो चाहे 3' हो, जबकि प्रोकैरियोट का डीएनए पूरा कंटिन्यू रहता है ऐसा। ठीक, तो इसमें ये निरर्थक टुकड़ों को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और इस स्प्लाइसिंग के टाइम जो है हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी विपरीत प्रवाह, सूचना के विपरीत प्रवाह की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि सूचना का यहाँ 3 प्रकार का प्रवाह होता है, एक दिशीय प्रवाह, दूसरा चक्रीय प्रवाह और तीसरा विपरीत प्रवाह। ठीक, इस प्रकार आप आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह सेंट्रल डोग्मा को समझ सकते हैं।